द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट दुनिया के एक बेहद जरूरी किरदार की, ऑडिटर। सोचिए, किसी कंपनी में पैसा लगाया है, ये भरोसा कैसे हो कि वही कंपनी के खाते सही हैं? बिल्कुल, यही ऑडिटर की भूमिका आती है। एकदम सही। देखिए, कंपनियां हैं शेयर धारकों की, चलाते हैं डायरेक्टर्स, लेकिन वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, खासकर पैसों के मामले में, इसकी एक स्वतंत्र जांच तो होनी चाहिए ना। हाँ, जरूर। ऑडिटर यही स्वतंत्र जांच करके बताते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही और निष्पक्ष है या नहीं, मतलब ट्रू एंड फेयर। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये भरोसे की बुनियाद है। तो आज हम इसी भरोसे की बुनियाद को, मतलब जो नियम इसे मजबूत करते हैं, उन्हें समझेंगे, खास तौर पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। हाँ, अध्याय 10 है शायद, धारा 139 से 148। बिल्कुल। हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है वो कॉर्पोरेट लॉज पर है, और इसमें ऑडिटर की नियुक्ति से लेकर उसकी जिम्मेदारियां तक सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है कि किसी कंपनी का ऑडिटर बन कौन सकता है? क्या कोई भी अकाउंटेंट चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बेसिक शर्त है कि वो व्यक्ति एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए हो। अच्छा, प्रैक्टिसिंग सीए। हाँ, और उसके पास आईसीएआई का वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। और अगर कोई फर्म है, मतलब सीए फर्म, तो उसके ज्यादातर पार्टनर भारत में प्रैक्टिस करने वाले सीए होने चाहिए। और रिपोर्ट साइन कौन करेगा? साइन तो सिर्फ सीए पार्टनर ही कर सकता है फर्म की तरफ से। ठीक है, ये तो हुई योग्यता की बात। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है कि कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं? हाँ, और ये लिस्ट काफी अहम है। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो है इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता? हाँ, ऑडिटर का कंपनी से कोई ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए जो उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करे। जैसे कोई दूसरी कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती, हाँ, एलएलपी को छोड़कर। ओके। फिर कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉई, वो तो ऑडिटर बन ही नहीं सकता। ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। या फिर उस ऑफिसर या एम्प्लॉई का कोई पार्टनर या एम्प्लॉई, वो भी नहीं। ये तो टकराव होगा, सीधी सी बात है। और पैसों के लेन देन या कंपनी में हिस्सेदारी, मतलब शेयर्स वगैरह, हाँ, यहीं पर शायद स्वतंत्रता का असली टेस्ट होता है। बिल्कुल। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑडिटर खुद या उसका पार्टनर कंपनी में या उसकी किसी भी जुड़ी हुई कंपनी में, जुड़ी हुई मतलब सब्सिडरी होल्डिंग, हाँ, सब्सिडियरी, होल्डिंग, एसोसिएट कंपनी या फिर होल्डिंग की सब्सिडियरी, इनमें 1 रुपए की भी सिक्योरिटी जैसे शेयर नहीं रख सकता। 1 रुपए की भी नहीं। पहले तो शायद कुछ छूट थी। हाँ, पुराने एक्ट की 1000 रुपए फेस वैल्यू तक, लेकिन 2013 वाले कानून ने वो खत्म कर दी। अब है जीरो होल्डिंग, शून्य। जीरो होल्डिंग? अच्छा, लेकिन रिश्तेदारों का क्या? मान लीजिए ऑडिटर के किसी रिश्तेदार के पास शेयर हैं। हाँ, यहाँ थोड़ी सी रियायत है। ऑडिटर का रिश्तेदार कंपनी या संबंधित कंपनियों में 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज रख सकता है। सिर्फ 1 लाख तक? हाँ, फेस वैल्यू। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। अगर किसी रिश्तेदार ने इससे ज्यादा की सिक्योरिटी खरीद ली, मान लीजिए 1.5 लाख की, तो ऑडिटर को पता चलने पर 60 दिन का वक्त मिलता है। 60 दिन? किस लिए? इसे ठीक करवाने के लिए, मतलब रिश्तेदार को वो एक्स्ट्रा होल्डिंग बेचनी होगी ताकि कुल होल्डिंग 1 लाख की सीमा में आ जाए। अगर 60 दिन में ऐसा नहीं होता तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसे पद छोड़ना पड़ेगा। ओह, मतलब रिश्तेदारों की होल्डिंग पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, और ये सीमा सभी रिश्तेदारों की कुल होल्डिंग पर है। ऐसा नहीं कि हर रिश्तेदार 1 लाख रख ले। समझ गया। और कर्ज या गारंटी, उधार वगैरह का क्या नियम है? वहां भी सीमाएं हैं। अगर ऑडिटर, उसका पार्टनर या रिश्तेदार कंपनी या उससे जुड़ी कंपनियों का 5 लाख से ज्यादा का कर्जदार है, इंडेप्टेड है? हाँ, इनडेप्टेड है, तो वो अयोग्य है। इसी तरह अगर उसने किसी तीसरे आदमी के 1 लाख रुपए से ज्यादा के कर्ज के लिए कंपनी को कोई गारंटी या सिक्योरिटी दी है, तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। मकसद वही है, आर्थिक दबाव ना हो। बिल्कुल, ऑडिटर पर कंपनी का कोई एहसान ना हो, कोई दबाव ना हो। एक टर्म आता है बिजनेस रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ऑडिटर कंपनी से कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता? सामान्य तौर पर हाँ, कंपनी या उसकी सब्सिडियरी, होल्डिंग, एसोसिएट कंपनियों के साथ कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन,
मतलब व्यावसायिक लेन देन ऑडिटर को अयोग्य बना सकता है। कोई भी? मतलब अगर ऑडिटर उस कंपनी का ग्राहक है तो मान लीजिए टेलीकॉम कंपनी है, उसका कनेक्शन ले रखा है। हाँ, इसमें 2 छूट हैं। पहला, जो पेशेवर सेवाएं ऑडिटर दे रहा है जैसे ऑडिटिंग, वो तो ठीक है, वो बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आता। ठीक है। दूसरा, अगर ऑडिटर एक आम ग्राहक की तरह कंपनी के सामान्य कारोबार में बाजार भाव पर आर्म्स लेंथ कोई सेवा या सामान लेता है, जैसे आपने कहा टेलीकॉम सेवा या एयरलाइन का टिकट या होटल में रुकना, तो उसे बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये सही है, वरना तो मुश्किल हो जाती। हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई और मुख्य डिस्क्वालिफिकेशंस, मोटी-मोटी बातें? हाँ, कुछ और है, जैसे अगर ऑडिटर का कोई रिश्तेदार कंपनी में डायरेक्टर है या केएमपी है, मतलब की मैनेजेरियल पर्सनल, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति कहीं और फुल टाइम नौकरी कर रहा है तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला भी नहीं। और एक और लिमिट है, एक ऑडिटर या फर्म अधिकतम 20 कंपनियों का ऑडिट कर सकती है। बस 20? हाँ, इसमें कुछ कंपनियों को गिना नहीं जाता, जैसे ओपीसी, छोटी कंपनी या 100 करोड़ से कम पेड अप कैपिटल वाली प्राइवेट कंपनी। लेकिन बड़ी कंपनियों के लिए ये 20 की सीमा है, ताकि क्वालिटी बनी रहे। बिल्कुल। और अगर किसी को फ्रॉड के केस में सजा हुई है और 10 साल नहीं बीते हैं, वो भी अयोग्य है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर ऑडिटर कंपनी को कुछ खास तरह की सेवाएं दे रहा है जिन्हें प्रोहिबिटेड सर्विसेज कहते हैं, जिनकी बात हम बाद में करेंगे, हाँ, तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। और अगर कोई ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बाद इनमें से किसी डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आ जाता है, उसे छोड़ना होगा। हाँ, तुरंत उसे ऑफिस खाली करना होगा। इसे कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा। समझ गया। तो ये तो हो गई योग्यता और अयोग्यता की बातें। अब आते हैं नियुक्ति पर। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सबसे पहले कंपनी का पहला ऑडिटर कौन लाता है? अगर वो सरकारी कंपनी नहीं है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो 30 दिन में बोर्ड करेगा? और अगर बोर्ड ना कर पाए तो फिर बोर्ड को मेंबर्स यानी शेयर धारकों को बताना होता है, और फिर मेंबर्स रजिस्ट्रेशन के 90 दिनों के अंदर एक ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर पहले ऑडिटर को नियुक्त करते हैं। और ये पहला ऑडिटर कब तक रहता है? ये रहता है कंपनी की पहली एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग के खत्म होने तक। अच्छा, सिर्फ पहली एजीएम तक? हाँ। और सरकारी कंपनियों का क्या? वहाँ सीएजी का रोल होता है ना? हाँ, सरकारी कंपनी या सरकार के कंट्रोल वाली कंपनी के मामले में पहला ऑडिटर सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त करता है रजिस्ट्रेशन के 60 दिनों के अंदर। और अगर सीएजी ना कर पाए तो फिर अगले 30 दिनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करते हैं। और अगर मान लीजिए बोर्ड भी फेल हो जाता है तो फिर मेंबर्स अगले 60 दिनों में ईजीएम में अपॉइंट करते हैं। इनका कार्यकाल? इनका भी वही, पहली एजीएम के खत्म होने तक। ठीक है, तो ये हुआ पहला ऑडिटर। इसके बाद जो रेगुलर ऑडिटर होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है? क्या ये हर साल एजीएम में होता है? नहीं, रेगुलर ऑडिटर की नियुक्ति लंबी अवधि के लिए होती है। कंपनी अपनी पहली एजीएम में एक व्यक्ति या फर्म को ऑडिटर अपॉइंट करती है। और कार्यकाल? उसका कार्यकाल उस एजीएम के खत्म होने से लेकर छठी एजीएम के खत्म होने तक होता है। मतलब पूरे 5 साल का एक टर्म। 5 साल? हाँ, और फिर हर 5 साल बाद छठी एजीएम में फिर से नियुक्ति या नए ऑडिटर की नियुक्ति होती है। लेकिन नियुक्ति से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। जैसे? ऑडिटर से उसकी लिखित सहमति लेनी होती है और एक सर्टिफिकेट भी लेना होता है कि वो योग्य है, उसकी नियुक्ति एक्ट के दायरे में है, 20 कंपनियों वाली सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा और उसके खिलाफ कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस पेंडिंग तो नहीं है। इन सब बातों का सर्टिफिकेट ये जरूरी है पारदर्शिता के लिए। बिल्कुल। फिर कंपनी को नियुक्ति के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना होता है। एक फॉर्म है ADT 1 में। कुछ कंपनियों को NFRA को भी बताना होता है। NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। हाँ। आपने कहा 5 साल का कार्यकाल। क्या एक ही ऑडिटर या फर्म बार बार नियुक्त हो सकती है? मतलब 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल। इससे तो स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। सही पकड़ा आपने। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। रोटेशन? हाँ,
ये सभी कंपनियों पर लागू नहीं होता, लेकिन लिस्टेड कंपनियों और कुछ तय सीमा से बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों पर लागू होता है। क्या नियम है रोटेशन का? नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऑडिटर है, मतलब इंडिविजुअल सीए, तो वो लगातार एक टर्म यानी 5 साल से ज्यादा उसी कंपनी का ऑडिटर नहीं रह सकता। एक टर्म 5 साल। और अगर ऑडिट फर्म है तो वो लगातार 2 टर्म यानी कुल 10 साल 5+5 से ज्यादा उसी कंपनी की ऑडिटर नहीं रह सकती। अच्छा, फर्म के लिए 10 साल। उन्हें ब्रेक लेना होगा। ओह, ये तो बड़ा नियम है। इससे तो काफी बदलाव आता होगा। हाँ, इसका मकसद यही है कि ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच जरूरत से ज्यादा फेमिलियरिटी ना हो जाए, जो स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। और ऑडिट में एक नया नजरिया भी आता है। इसमें एक और दिलचस्प बात है। क्या? मान लीजिए एक फर्म का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब उस फर्म का कोई पार्टनर अगर किसी दूसरी फर्म से जुड़ा है, तो वो दूसरी फर्म भी कूलिंग पीरियड के दौरान उस कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती। अरे वाह, मतलब लिंक्स को भी कवर किया है। हाँ, ताकि नियमों को सर्कमवेंट न किया जा सके। ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी ऑडिटर के काम से खुश नहीं है, कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन उसे बीच में ही हटाना है। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। क्यों? क्या करना होता है? इसके लिए कंपनी को शेयर धारकों का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% वोट? हाँ, कम से कम 75% वोट पक्ष में चाहिए, लेकिन उससे भी पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। आजकल ये पावर रीजनल डायरेक्टर के पास है। इसके लिए बाकायदा फॉर्म ADT2 में अप्लाई करना होता है। सरकार की अनुमति भी चाहिए? हाँ, और सबसे जरूरी बात, ऑडिटर को हटाने से पहले उसे सुनवाई का पूरा मौका देना होता है। ऑडी अल्टरम पार्टम का सिद्धांत, मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनो। अच्छा, उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, ये सब इसलिए ताकि ऑडिटर को मैनेजमेंट के दबाव में आसानी से हटाया ना जा सके, वरना वो स्वतंत्र होकर काम कैसे करेगा। सही बात है, ये उसकी स्वतंत्रता को बचाता है। और अगर ऑडिटर खुद छोड़ना चाहे तो इस्तीफा दे दे। हाँ, वो इस्तीफा दे सकता है, लेकिन अगर वो इस्तीफा देता है तो उसे 30 दिनों के अंदर कंपनी को और रजिस्ट्रार को दोनों को एक बयान देना होता है, फॉर्म ADT3 में। बयान में क्या बताना होता है? इस्तीफे का कारण और उससे जुड़े दूसरे तथ्य बताने होते हैं। अगर सरकारी कंपनी का ऑडिटर है तो उसे CAG को भी सूचित करना पड़ता है। और अगर वो ये बयान ना दे तो उस पर जुर्माना लग सकता है, 50,000 रुपए या उसका जो मेहनताना है, जो भी कम हो। और अगर देरी जारी रहती है तो रोज का 500 रुपए जुर्माना, मैक्सिमम 2 लाख तक। तो कारण बताना जरूरी है। हाँ, ताकि पता चले कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है जिसकी वजह से वो छोड़ रहा है। ठीक है। अब एक और स्थिति, मान लीजिए एक ऑडिटर का कार्यकाल पूरा हो रहा है और कंपनी उसे दोबारा नियुक्त नहीं करना चाहती या उसकी जगह किसी और को लाना चाहती है। रोटेशन वाला मामला नहीं है, तो क्या प्रक्रिया है? इसके लिए स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है। शेयर धारकों को AGM से पहले एक स्पेशल नोटिस देना होता है कि वो रिटायर हो रहे ऑडिटर की जगह किसी और को नियुक्त करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, या ये कि रिटायर होने वाले को दोबारा नियुक्त ना किया जाए। और रिटायर होने वाले ऑडिटर का क्या? कंपनी को उस नोटिस की एक कॉपी रिटायर हो रहे ऑडिटर को भेजनी होती है, और उसे अधिकार है कि वो अपना पक्ष लिखित में दे सके, जिसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अच्छा, वो अपनी बात रख सकता है? हाँ, और कंपनी को वो रिप्रेजेंटेशन या तो सदस्यों को भेजना होता है या फिर AGM में पढ़कर सुनाना होता है। लेकिन अगर ऑडिटर इस अधिकार का गलत इस्तेमाल करे तो कुछ भी लिख दे? हाँ, अगर NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को लगता है कि ऑडिटर इस अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है बेवजह पब्लिसिटी पाने के लिए, तो वो इस रिप्रेजेंटेशन को भेजने या पढ़ने से रोक सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ऑडिटर के अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज। अपना काम ठीक से करने के लिए उन्हें क्या शक्तियां मिली हैं? उनके पास काफी अहम अधिकार हैं। सबसे पहला, उन्हें कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब खाता बहियों और वाउचर्स को एक्सेस करने का अधिकार है। कभी भी? हाँ, हर समय, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो या कहीं और, उन्हें पूरा एक्सेस मिलेगा। और वो कंपनी के अफसरों से कोई भी जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकते हैं जो उन्हें ऑडिट के लिए जरूरी लगता है, और अफसरों को वो जानकारी देनी होगी। अगर होल्डिंग कंपनी है तो क्या सब्सिडियरी के रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं? हाँ, अगर कंपनी होल्डिंग कंपनी है तो उसके ऑडिटर को अपनी सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनियों के रिकॉर्ड्स तक भी पहुंच का अधिकार है।
लेकिन उतना ही जितना कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, ये तो हुए अधिकार। अब कर्तव्य क्या है? ऑडिट रिपोर्ट में उन्हें क्या बताना होता है? सबसे बड़ा और मुख्य कर्तव्य है कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर धारकों को एक रिपोर्ट देना। ऑडिट रिपोर्ट? हाँ, इस रिपोर्ट में ऑडिटर को अपनी राय देनी होती है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, वो कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष यानी ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल, और इस रिपोर्ट में उन्हें कुछ खास बातों का जिक्र करना ही होता है, कानूनन जरूरी है। जैसे क्या उन्हें ऑडिट के लिए सारी जरूरी जानकारी और स्पष्टीकरण मिले या नहीं? क्या कंपनी ने कानून के मुताबिक सही ढंग से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे हैं? अगर कंपनी की ब्रांचेस हैं, तो क्या ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट मिली और उसे कैसे डील किया गया? क्या बैलेंस शीट और P&L अकाउंट किताबों से मैच करते हैं? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं? क्या किसी डायरेक्टर पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लागू होती है? और क्या देखना होता है? कोई ऐसा लेन देन या मामला तो नहीं जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल मतलब बुरा असर पड़ा हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो 2013 एक्ट में आई, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स यानी IFC। IFC क्या है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब कंपनी के अंदर ऐसे सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं या नहीं जो ये सुनिश्चित करें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भरोसेमंद हो, गलतियां और धोखाधड़ी रोकी जा सकें और कंपनी के एसेट्स सुरक्षित रहें। ऑडिटर को इस पर भी रिपोर्ट करना होता है कि क्या कंपनी में पर्याप्त IFC सिस्टम है और क्या वो ठीक से काम कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, बहुत बड़ी। हालांकि ये IFC रिपोर्टिंग की जरूरत कुछ छोटी या प्राइवेट कंपनियों के लिए माफ की गई है, कुछ शर्तों के साथ। इनके अलावा भी कुछ बताना होता है? रूल 11 में शायद कुछ और पॉइंट्स हैं? हाँ, रूल 11 में भी कुछ चीजें हैं, जैसे अगर कंपनी पर कोई बड़ा मुकदमा चल रहा है तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अगर कोई लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें नुकसान होने की आशंका है तो क्या उसके लिए प्रोविजन बनाया है। IEPF में पैसा ट्रांसफर करने में कोई देरी तो नहीं हुई, कहीं फंड्स की राउंड ट्रिपिंग तो नहीं हो रही, डिविडेंड के नियम माने गए हैं या नहीं। और एक नई चीज, क्या कंपनी ऑडिट ट्रेल वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है? ऑडिट ट्रेल मतलब हर एंट्री का रिकॉर्ड? हाँ, जिससे पता चले कि कब क्या बदलाव हुआ। इस पर भी ऑडिटर को कमेंट करना होता है। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, ऑडिटर का काम बहुत विस्तृत है। आपने पहले धोखाधड़ी का जिक्र किया था। अगर ऑडिट करते हुए ऑडिटर को किसी फ्रॉड का पता चलता है तब उसकी क्या जिम्मेदारी है? ये तो बहुत सीरियस बात है। बिल्कुल, और कानून ने यहाँ ऑडिटर पर बहुत स्पष्ट जिम्मेदारी डाली है। सेक्शन 143(12) है इसके लिए। क्या कहता है ये सेक्शन? ये कहता है कि अगर ऑडिटर को अपने काम के दौरान ये विश्वास करने का कारण मिलता है कि कंपनी के अफसरों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई फ्रॉड किया गया है या किया जा रहा है, और अगर उस फ्रॉड में शामिल रकम 1 करोड़ या उससे ज्यादा है या होने की उम्मीद है। 1 करोड़ या ज्यादा? हाँ, तो ऑडिटर को तुरंत मतलब 2 दिन के अंदर बोर्ड या ऑडिट कमेटी को इसकी रिपोर्ट देनी होगी, उनसे उनका जवाब या ऑब्जर्वेशन मांगनी होगी 45 दिन के अंदर। 45 डेज का समय मिलेगा बोर्ड कमेटी को। हाँ, फिर चाहे उनका जवाब आए या ना आए, 45 दिन पूरे होने के बाद अगले 15 दिनों के अंदर ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट, बोर्ड कमेटी का जवाब अगर मिला है और उस जवाब पर अपनी टिप्पणियों के साथ सीधे केंद्र सरकार को भेजनी होगी। सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को? किसको? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सेक्रेटरी को। इसके लिए भी एक फॉर्म है ADT 4। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विसल ब्लोअर जैसी भूमिका होगी। हाँ, कुछ हद तक। हाँ। और अगर फ्रॉड की रकम 1 करोड़ से कम है तो तब क्या करना है? तब ऑडिटर को केंद्र सरकार को नहीं बताना है, उसे सिर्फ ऑडिट कमेटी या बोर्ड को 2 दिन के अंदर सूचित करना होता है। रिपोर्ट में फ्रॉड की प्रकृति, अनुमानित राशि और कौन लोग शामिल हैं ये बताना होता है। और फिर बोर्ड क्या करेगा? फिर ये ऑडिट कमेटी या बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो इस फ्रॉड की डिटेल्स अपनी बोर्ड रिपोर्ट में शेयर धारकों को बताए। इसमें एक बात अहम है, अगर ऑडिटर नेक नियति से मतलब गुड फेथ में ये फ्रॉड रिपोर्ट करता है तो उसे किसी भी तरह की देनदारी से सुरक्षा मिलती है। उसे अपने किसी कर्तव्य का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा। ये जरूरी है, वरना ऑडिटर रिपोर्ट करने से डरेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर वो इस रिपोर्टिंग की जरूरत का पालन नहीं करता जानबूझकर या लापरवाही से,
तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख रुपए और दूसरी कंपनी के केस में 1 लाख रुपए तक। ठीक है। क्या ऑडिट करते समय ऑडिटर्स को किन्हीं स्टैंडर्ड्स का पालन करना होता है? कोई नियम कायदे? हाँ, बिल्कुल। सभी ऑडिटर्स को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसेज का पालन करना अनिवार्य है। ये कौन तय करता है? ये स्टैंडर्ड्स केंद्र सरकार नोटिफाई करती है ICAI और NFRA की सिफारिश पर। जब तक सरकार नए स्टैंडर्ड्स नहीं लाती, तब तक ICAI द्वारा जारी किए गए स्टैंडर्ड्स ही लागू माने जाते हैं। ये स्टैंडर्ड्स ऑडिट कैसे करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया और क्वालिटी तय करते हैं। समझ गया। अब आते हैं उन सेवाओं पर जो ऑडिटर नहीं दे सकता। सेक्शन 144 निषिद्ध सेवाएं। हाँ, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। क्या ऑडिटर ऑडिट के अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकता कंपनी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो दूसरी सेवाएं दे सकता है अगर वो सेवाएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी अगर है तो द्वारा अप्रूव की गई हों। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो कानून ने साफ तौर पर मना कर दी हैं। कौन सी सेवाएं हैं ये? इनकी एक लिस्ट है सेक्शन 144 में। इसमें शामिल है अकाउंटिंग और बुककीपिंग सेवाएं। मतलब ऑडिटर खुद ही खाते नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं। फिर इंटरनल ऑडिट वो भी नहीं कर सकता। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता? नहीं। फिर किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअली सेवाएं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सेवाएं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेवाएं, आउटसोर्स की गई फाइनेंशियल सेवाएं, मैनेजमेंट सेवाएं और ऐसी कोई भी दूसरी सेवा जो तय की जाए। ये सब मना है। क्यों? वही कारण, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। अगर ऑडिटर ही मैनेजमेंट के फंक्शन करेगा या उन्हें ऐसी सलाह देगा जिस पर बाद में उसे ही ऑडिट करना है, तो हितों का टकराव होगा। वो निष्पक्ष कैसे रहेगा? बात तो सही है। और ये सेवाएं ऑडिटर न तो सीधे दे सकता है, न ही अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब? मतलब अपनी किसी सब्सिडियरी फर्म, एसोसिएट एंटिटी या किसी और तरीके से भी नहीं दे सकता। न क्लाइंट कंपनी को, न उसकी होल्डिंग को, न सब्सिडियरी को। दायरा काफी बड़ा रखा है। तो ऑडिटर को बहुत सावधान रहना होगा। हाँ। अच्छा, अब कुछ छोटी मगर अहम बात है। सेक्शन 145 कहता है ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? हाँ, अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो वो खुद साइन करेगा। अगर फर्म है तो फर्म का कोई पार्टनर जो CA है और जिसे फर्म ने अधिकृत किया है वो साइन करेगा। साइन के साथ अपना मेंबरशिप नंबर और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होता है। और क्या पूरी रिपोर्ट AGM में पढ़ी जाती है? हमने पहले बात की थी। नहीं, पूरी रिपोर्ट नहीं, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के वो हिस्से जिनमें कोई क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या कमेंट है जिसका कंपनी के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है, वही पढ़े जाते हैं। ठीक है। सेक्शन 146, क्या ऑडिटर का AGM में आना जरूरी है? हाँ, उसे AGM का नोटिस मिलना चाहिए और सामान्यतः उसका उपस्थित होना जरूरी है जब तक कि कंपनी खुद उसे छूट ना दे दे। और वहाँ उसका क्या रोल है? वो खुद आ सकता है या अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकता है जो खुद भी ऑडिटर बनने के योग्य हो, और उसे AGM में बोलने का अधिकार है उन मामलों पर जो उसके ऑडिटर के तौर पर उससे जुड़े हैं। वो सदस्यों के सवालों का जवाब दे सकता है। ये भी पारदर्शिता के लिए अच्छा है। अब मान लीजिए कंपनी या ऑडिटर इन सब नियमों का पालन ना करे तो? सेक्शन 147 सजा की बात करता है। हाँ बिल्कुल। अगर कंपनी या उसके ऑफिसर धारा 139 से 146 तक के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना है। कंपनी पर 25,000 से 5 लाख तक और दोषी अफसर पर 10,000 से 1 लाख तक। और ऑडिटर पर? अगर ऑडिटर सेक्शन 139 नियुक्ति, 144 निषिद्ध सेवाएं या 145 रिपोर्ट साइनिंग का उल्लंघन करता है तो उस पर भी जुर्माना है 25,000 से 5 लाख रुपए तक या उसके पारिश्रमिक का 4 गुना, जो भी कम हो। ये तो हुआ सामान्य उल्लंघन। लेकिन अगर ऑडिटर ने जानबूझकर गड़बड़ की हो तो फ्रॉड में शामिल हो। हाँ, अगर ये साबित होता है कि ऑडिटर ने जानबूझकर कंपनी, शेयरधारकों, लेनदारों या टैक्स अथॉरिटीज को धोखा देने के इरादे से नियमों का उल्लंघन किया है तो सजा बहुत सख्त है। कितनी? उसे 1 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी भारी है, 50,000 से 25 लाख रुपए तक या उसके पारिश्रमिक का 8 गुना, जो भी कम हो। जेल और भारी जुर्माना। हाँ, और इतना ही नहीं, ऐसे दोषी ऑडिटर को अपना पूरा पारिश्रमिक कंपनी को वापस लौटाना होगा। फीस वापस? हाँ, और अगर उसकी गलत ऑडिट रिपोर्ट की वजह से कंपनी या किसी और को कोई नुकसान हुआ है तो उसे उस नुकसान की भरपाई भी करनी होगी, मतलब डैमेजेस देने होंगे।
ये तो बहुत गंभीर परिणाम है। बिल्कुल। और अगर कोई ऑडिट फर्म इसमें शामिल है और ये साबित होता है कि फ्रॉड फर्म के पार्टनर या पार्टनर्स की मिलीभगत से हुआ है, तो वो दोषी पार्टनर और फर्म दोनों जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं। मतलब सजा और हर्जाना दोनों से वसूला जा सकता है। इससे तो ऑडिटर्स पर काफी दबाव रहता होगा सही काम करने का। रहना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक आखिरी चीज बची है, सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट। ये क्या है? क्या ये फाइनेंशियल ऑडिट जैसा ही है? नहीं, ये अलग है। केंद्र सरकार कुछ खास तरह की कंपनियों को जो विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाती हैं या सेवाएं देती हैं, उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का निर्देश दे सकती है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मतलब लागत का हिसाब किताब? हाँ, उत्पादन या सेवा की लागत का विस्तृत हिसाब। और अगर सरकार को जरूरी लगे तो वो इन कंपनियों को इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवाने का भी आदेश दे सकती है। इसे कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। ये कौन करता है? क्या वही फाइनेंशियल ऑडिटर? नहीं, कॉस्ट ऑडिट सिर्फ एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में हो ही कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर। अच्छा, इसके लिए अलग प्रोफेशनल है? हाँ, और एक जरूरी बात, जो कंपनी का फाइनेंशियल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो उसी कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। और जो कॉस्ट ऑडिटर है वो फाइनेंशियल ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। दोनों अलग अलग रहेंगे। बाकी नियम, योग्यता, अयोग्यता, अधिकार, कर्तव्य, वो सब कॉस्ट ऑडिटर पर भी वैसे ही लागू होते हैं जैसे फाइनेंशियल ऑडिटर पर। उसे भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना होता है। फ्रॉड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी उस पर भी है। और वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है? कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपता है। फिर बोर्ड को वो रिपोर्ट कुछ तय जानकारी के साथ केंद्र सरकार को भेजनी होती है। और अगर इसमें गड़बड़ी हो तो सजा वही सेक्शन 147 वाली लागू होगी जो फाइनेंशियल ऑडिट के उल्लंघन पर है। समझ गया। तो कॉस्ट ऑडिट एक खास तरह का ऑडिट है, खास कंपनियों के लिए, लागत पर फोकस के साथ। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत बातचीत ऑडिट और ऑडिटर्स की दुनिया पर, कंपनी अधिनियम 2013 के नजरिए से। ये तो साफ है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, मतलब कंपनी चलाने के तौर तरीकों में, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ऑडिटर की भूमिका कितनी अहम है, रीढ़ की हड्डी की तरह। बिल्कुल। और कानून ने इसे काफी मजबूती भी दी है। नियुक्ति की प्रक्रिया हो, योग्यता अयोग्यता की शर्तें हों, रोटेशन के नियम हों, उनके अधिकार और कर्तव्य हों, फ्रॉड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी हो, यहाँ तक कि निषिद्ध सेवाएं और सजा के प्रावधान, हर पहलू को बहुत सोच समझकर रेगुलेट किया गया है। आज की पूरी चर्चा से अगर एक सबसे अहम बात श्रोताओं को याद रखनी हो तो वो क्या होगी? मेरे हिसाब से तो वो है ऑडिटर की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। आप देखिए, लगभग हर नियम, चाहे वो रोटेशन हो, कूलिंग पीरियड हो, रिश्तेदारों की होल्डिंग पर लिमिट हो, बिजनेस रिलेशनशिप पर रोक हो, निषिद्ध सेवाओं की लिस्ट हो, इन सब का मकसद एक ही है। क्या? यही कि ऑडिटर हर तरह के बाहरी दबाव, मैनेजमेंट के दबाव या अपने किसी निजी हित के टकराव से मुक्त होकर काम कर सके। वो बिना किसी का पक्ष लिए, बिना डरे, सिर्फ तथ्यों के आधार पर अपनी सच्ची और निष्पक्ष राय दे सके। इसी स्वतंत्रता पर शेयरधारकों का, निवेशकों का और पूरे बाजार का भरोसा टिका है। एकदम सही कहा। स्वतंत्रता ही ऑडिटर की साख है, उसकी पहचान है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आ रहा है। आपको क्या लगता है, भविष्य में ऑडिटर की भूमिका कैसे बदलेगी? क्या आज के नियम और प्रक्रियाएं जो ज्यादातर पारंपरिक ऑडिट तरीकों पर आधारित लगती हैं, वो आने वाली इन तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? या हमें ऑडिटिंग के काम करने के ढंग में और शायद नियमों में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।